जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। हम सबसे पहले जो केपलर के जो तीनों नियम हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि एग्जाम में केपलर के लॉ से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें किस तरह की स्ट्रेटेजी है वो रखनी है। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा कोई भी प्लेनेट है वो किसी भी पाथ के अंदर जब मोशन कर रहा है तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी की वजह से उसका जो पाथ है वो किस तरह का होगा, यानी कि वो सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, वो किसी इलिप्टिकल पाथ में मोशन करेगा, ये किस तरह का डिफरेंट टाइप का पाथ है उसका रह सकता है। तो उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सन 1609 के अंदर हमारे जो केपलर है उन्होंने अपने ये तीनों नियम दिए। तो जरा एक बार उस चीज़ को समझ के देखिए कि केपलर के जो नियम है वो इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं। तो केपलर के आने से पहले आम अवधारणा ये थी कि हमारा जो अर्थ है वो अपनी जगह क्या है, स्थिर है। और बाकी के जितने भी प्लेनेट है जैसे कि अपना सन है, अपना जो मून है, ये सारे के सारे क्या है, इस अर्थ के चारों तरफ है वो रोटेशन कर रहे हैं। और उसी वजह से क्या हो रहा है, हमारे दिन और रात होते हैं। परंतु सबसे पहले केपलर ने आके ये बताया कि भाई हमारा जो अर्थ है वो स्थिर नहीं है। स्थिर कौन है, सन है। हमारी अर्थ है वो तो खुद सन के चारों तरफ रोटेशन कर रही है। ठीक है। और किस तरह से रोटेशन करती है, उस रोटेशन को समझाने के लिए केपलर ने तीन नियम दिए जिनको हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, केपलर ने सन 1609 के अंदर दुनिया को यह बताया कि प्लेनेट है वो किस तरह से मोशन करते हैं, जबकि केपलर के आने से लगभग 500 साल पहले हमारे इंडिया के जो खगोल साइंटिस्ट थे उन्होंने बता चुके थे कि हमारा जो सन है वो तो स्थिर है और अर्थ है उसके चारों तरफ मोशन करता है। परंतु हमें आज भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ की लिखी हुई हिस्ट्री है वो पढ़नी पड़ रही है। खैर, हमें तो केपलर्स का लॉ है, हमारे सिलेबस में है, तो हमें उसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं केपलर के तीनों नियम हमें क्या बताते हैं। तो दोस्तों हेडिंग लगा के लिखिएगा केपलर्स फर्स्ट लॉ। ठीक है। तो केपलर का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें क्या बताता है कि जितने भी प्लेनेट है वो सारे के सारे प्लेनेट हमारा जो सन है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और किस तरह की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी किस तरह के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते हैं। और उस इलिप्टिकल ऑर्बिट का जो फोकस पॉइंट होता है, यानी कि जो नाभि होता है, उस नाभि पर हमारा सन है वो रहता है। ठीक है। ये सब कुछ केपलर ने किसमें बताया, अपने फर्स्ट लॉ के अंदर बताया। तो दोस्तों थोड़ा हम इलिप्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं ताकि इस लॉ का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी आप समझ पाओ। ये हमारे पास में एक इलिप्स है जिसके अंदर दो एक्सिस होते हैं। जो बड़े वाली जो एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है। और जो छोटे वाली जो एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। और जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी है, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है उसको मैं ए से डिनोट करता हूँ। और जो ये वाली जो लेंथ है उसको मैं बी से डिनोट करता हूँ। ठीक है ना। यानी कि मेजर एक्सिस जो ए है उसकी लेंथ हमारा जो बी है उससे ज़्यादा होगी। ठीक है। और इस इलिप्स का जो सेंटर होगा उसको मैं ओ से डिनोट कर देता हूँ, यानी कि जहाँ पर हमारा जो मेजर एक्सिस और जो माइनर एक्सिस आपस में कट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। दोस्तों किसी भी इलिप्स के अंदर दो पॉइंट ऐसे होते हैं, अगर उन दोनों पॉइंट्स के को अपने रस्सी से बांधकर अगर आपस में घुमाएं तो हमारे पास में वो इलिप्स की पूरी एक स्ट्रक्चर है वो बनकर आ जाती है, जैसा कि आप साइड में चलने वाली वीडियो में भी देख सकते हो। ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इस इलिप्स की नाभि बोलते हैं या उसका फोकस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हीं दो पॉइंट के अबाउट इस पूरे इलिप्स की जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास में बनकर आती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊं, अगर इस इलिप्स में आप किसी भी दिशा के अंदर किसी बंदूक से अगर गोली चलाएंगे तो वो गोली टकराकर जो दूसरी नाभि पर जो मौजूद या दूसरे जो फोकस पर जो मौजूद व्यक्ति होगा उसको लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा जो S1 और S2 है वो क्या हो गए, हमारा इस इलिप्स के फोकस हो गए, यानी कि नाभियाँ हो गई। जबकि यहाँ जो किनारे दिखाई दे रहे हैं आपको P1 एंड P2, ये क्या है, हमारे जो इलिप्स है उसके शीर्ष हैं, वर्टेक्स हैं। ओके, याद रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो इलिप्स है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगा एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। अब कोई भी इलिप्स है वो कब एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है, जब ए इक्वल्स टू बी हो जाता है। ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा उस कंडीशन में क्यों क्या होगा यहाँ पर, यानी कि जो ए की लेंथ है और बी की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा सर्कल अपने पास में बनकर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास में इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल्स टू ए स्क्र के बराबर, है ना। एक टर्म और आती है दोस्तों हमारी
जिसको हम एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, और इसको हम ई से डिनोट करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्केंद्रता। और ये होता किसके बराबर है? तो देखिए हमारा जो एलिप्स है उसके सेंटर से हमारे जो फोकस यानी कि जो नाभि तक की जो दूरी है, यानी कि ये वाली जो दूरी है वो किसके बराबर है? मान लेते हैं ये वाली जो दूरी सी के बराबर है। तो हमारा जो ई है वो किसके बराबर होगा? सी बाई ए के बराबर होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस अनुपात को एसेंट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक है, जरा मुझे बताइए, कोई भी एक सर्कल होता है उसके लिए सी बाई ए की वैल्यू किसके बराबर होती है? सी बाई ए की वैल्यू होती है 1 के बराबर, यानी कि ई की वैल्यू 1 आ जाती है। किसके लिए? किसी भी सर्कल के लिए। परंतु हमारा एलिप्स है उसके लिए इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। अभी थोड़ी देर बाद में ई के अलग अलग रेशो देखेंगे, तब इसके बारे में आप डिटेल में समझ आएंगे। अभी के लिए ई इक्वल्स टू अपना सी बाई ए। अब सी की वैल्यू है वो किसके बराबर है? तो देखिए जब हम इसको थोड़ी देर पहले अपनों ने जो वीडियो देखी किस तरह से हमारा इस इलिप्स का निर्माण होता है, तो ज्योमेट्री से हमारे पास में सी की वैल्यू आती है अंडर रूट्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर। दोस्तों फिर से आते हैं हमारे केपलर के लॉ के ऊपर। ठीक है, केपलर का फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि कोई भी प्लेनेट है वो सन के चारों ओर किसी इलिप्टिकल पाथ के अंदर है चक्कर लगाता है, और सन हमारे इस इलिप्स के किसी एक फोकस पर मौजूद होता है, किसी एक नाभि पर मौजूद होता है। तो हम देखते हैं हमारा जो ये सन है उसकी हमारे जो इलिप्स के दोनों शीर्ष से दूरी क्या है, यानी कि जो P1 S1 की वैल्यू क्या है, इसके अलावा हमारा जो P2 S2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो P1 S1 की वैल्यू क्या है, बताओ भाई। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ तो बता सकते हो कि हमारा जो P1 S1 प्लस अपना S1O ये वैल्यू किसके बराबर होगी? हमारी P1O के बराबर होगी, होगी ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा बताओ हमारा P1 S1 है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ये P1O माइनस ऑफ S1O के बराबर। ठीक है, हमारा जो P1O है यानी कि इस शीर्ष की यानी वर्टेक्स की यहाँ सेंटर से जो दूरी है वो किसके बराबर है? आपको हो गई ये दूरी तो A के बराबर है, तो यहाँ A रखेंगे माइनस हमारा जो S1O है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? तो S1O है ये वाली जो लेंथ है वो अपनी C के बराबर है, तो यहाँ रखेंगे C। और C की वैल्यू किसके बराबर है? तो C की वैल्यू हमारी बराबर है EA के बराबर, जहाँ E अपनी उत्केंद्रता या एसेंट्रिसिटी है। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो अपना C की वैल्यू क्या आ जाएगा? C की वैल्यू रखो भाई, यहाँ ये वैल्यू आ गई अपना ई ए के बराबर। तो यहाँ पर ए को कॉमन लेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 1 माइनस ई। तो ये किसकी बराबर आ गई? P1 S1 की वैल्यू, यानी कि जो पास वाला शीर्ष है उसकी अपना जो फोकस से जो लेंथ है या दूरी है वो आ गई। इसके बाद देखते हैं हमारा S1 से इस P2 की लंबाई कितनी है, यानी कि P2 S1 है वो किसके बराबर है? बताओ भाई किसके बराबर होगा? तो इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि हमारा S1O प्लस OP2 ये किसके बराबर है? हमारा S1 P2 के बराबर, है ना? तो S1O की लंबाई कितनी है? तो S1O है ये अपना C के बराबर है, प्लस OP2 है वो किसके बराबर है? आप कहोगे A के बराबर है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? S1 P2 के बराबर आ गई। अब जरा इस C की वैल्यू वापस रखिए जरा, C की वैल्यू अपने पास में आ गई EA प्लस A इक्वल्स टू ये किसके बराबर है? S1 P2 की। तो यहाँ से A को कॉमन लेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 1 प्लस ई, ये किसके बराबर है? S1 P2 के बराबर है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि हमारा जो सन है उसकी जो दूर वाला शीर्ष है उससे लंबाई दूरी अपनी आ गई a इंटू 1 प्लस ई, जो कि जो पास वाला शीर्ष है उससे इसकी जो दूरी है वो किसके बराबर आ गई? S1 P1 इक्वल्स टू A1 माइनस ई के बराबर। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट को याद रखिएगा और ये यूज कहाँ होंगे? न्यूमेरिकल जब देखेंगे ना, तो अगर ये वाली चीज़ें आपको अगर पता है तो आप चुटकियों में उन क्वेश्चन को आंसर करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद में देखेंगे उनको। दोस्तों इसके बाद में हेडिंग लगा के लिखिएगा केपलर सेकंड लॉ। इस नियम को समझने के लिए जरा नीचे चलने वाली वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो केपलर का सेकंड लॉ हमें बताता है कि कोई भी प्लेनेट है उसकी जो एरियल वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि भाई हमारा जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या होता है, तो उसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों हमारा कोई भी प्लेनेट है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो किसी टी समय के अंदर हमारा ये प्लेनेट जब सन से दूर होता है तो जितना एरिया यहाँ कवर कर रहा है उतना ही एरिया जब हमारा जो प्लेनेट है उस सन के नज़दीक होगा तो उस टी समय के अंदर इक्वल ही एरिया कवर करेगा। तभी तो उसकी जो अपना एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारा जो एरिया एरिया जो ए एस बी है वो किसके बराबर होगा? हमारा जो एरिया सी एस डी के बराबर। और दोस्तों ये जो एरिया है वो हम किसी इक्वल टी टाइम के लिए ही देख रहे हैं।
ठीक है। अब जरा मुझे बताइए कि हमारा जो प्लेनेट है उस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो आप कहेंगे भाई सन के द्वारा इस प्लेनेट पर एक ही फोर्स लगेगा और वो है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अपना अट्रैक्शन वाला फोर्स, आकर्षण का ही तो बल होता है। इस कारण उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, टूवर्ड्स द सन होगी, यानी फोर्स की डायरेक्शन तो होगी ये वाली। अब हमारा जो आर है यानी कि जो दूरी है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो हमारा जो आर वेक्टर है उसकी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। ठीक है। तो जरा मुझे बताइए यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है उसकी वजह से यहाँ टॉर्क कितना लगेगा। तो हमारा जो टॉर्क होता है वो किसके बराबर होता है, टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब यहाँ पर आर और एफ है, इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है, तो आप कहोगे एंगल बन रहा है अपना 180 डिग्री का, 180 डिग्री का है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे टॉर्क है वो किसके बराबर होगा, अपना आर एफ साइन 180 डिग्री के बराबर। और साइन 180 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर। तो यहाँ पे जो लगने वाला जो टॉर्क है वो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर, है ना। तो हम जानते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वो रोटेशन मोशन कर रहा है और उस पर टॉर्क है वो जीरो रह रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब जरा बताइए हमारा टॉर्क है वो किसके बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है dl/dt के बराबर। अब जब टॉर्क की वैल्यू जीरो आ रही है तो हमारा यहाँ पर आप क्या कहोगे कि dl/dt है उसकी वैल्यू भी जीरो के बराबर रहेगी। और dl/dt की वैल्यू जीरो हो रही है तो यानी कि किसी भी क्वांटिटी का हम डिफ्रेंशिएट करें और उसकी वैल्यू जीरो आ रही है तो हम क्या कहेंगे कि वो एक कांस्टेंट नंबर है, तभी जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर l यानी कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा। अब दोस्तों जरा समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो प्लेनेट है उसकी एरियल वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम दोनों में क्या रिलेशन है। तो मान लेते हैं हमारा जो प्लेनेट है उसके किसी समय हमारा जो सन से जो दूरी है वो है आर, ठीक है। और हमारा जो प्लेनेट है वो किसी वी वेलोसिटी के साथ यहाँ पर अपने ऑर्बिट के अंदर रोटेशन कर रहा है। तो हमारे इस प्लेनेट के द्वारा किसी dt समय के अंदर जो तय दूरी है वो किसके बराबर होगी। तो यहाँ मान लेते हैं हमारा जो प्लेनेट है उसने dt समय में ये ds दूरी तय की, तो ये ds किसके बराबर होगी। तो हम जानते हैं वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम की, ठीक है। तो यहाँ ds है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, v dt के बराबर आ गई। अब जरा बताओ हमारा ये प्लेनेट है वो t समय इस dt समय के अंदर कितना एरिया कवर कर रहा है, तो वो एरिया अपना आ गया ये, है ना। इसका इसके द्वारा जो तय किया गया एरिया वो यही तो है। तो इस एरिया को हम dA से डिनोट करेंगे। अब इस एरिया की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो देखिए ये वाला जो हमारा है r लेंथ के बराबर, ये वाला जो पोर्शन है वो अपना ds के बराबर है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा ये किसके बराबर है, हमारा जो ट्राइंगल है उसके एरिया के बराबर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अपनी हो गई हाफ और साथ में आ जाएगा r एंड ds के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताओ मुझे हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर आता है l वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर के बराबर। अब एंगुलर मोमेंटम है वो तो अपना वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि हमारा यहाँ पर एरिया हम जो ले रहे हैं वो है अपना स्केलर क्वांटिटी के अंदर, तो इसको भी हमें वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं इसको वेक्टर। तो देखिए हमारा जो आर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, आर वेक्टर की डायरेक्शन होती है ये वाली, ठीक है। और हमारा जो ds है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो देखिए वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में है, सो ds की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ ds वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है। तो ds इक्वल्स टू हो गया अपना v dt के। और जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, तो एरिया वेक्टर हमेशा आप अपनी जो फिंगर्स है उनको कर्ल कीजिएगा, जैसे हम r से ds की तरफ लेके जाएंगे तो जो थंब की डायरेक्शन है वो आपको क्या दिखाएगी, हमारा जो daa वेक्टर है उसकी डायरेक्शन। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। आपके पास में कोई भी एक कोण है, ठीक है। अब कोई भी एक कोण है उसके 6 भाग होते हैं, 6 फलक होते हैं ना। तो मुझे बताओ उसकी सभी फलक है उसका एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो देखिए सबसे ऊपर वाला जो ये आपको फलक दिख रहा है या जो सरफेस दिख रहा है उसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, उसका भी एरिया वेक्टर होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। जो इधर वाली जो सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, आप कहेंगे उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। जो नीचे वाला जो है एरिया उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये जो इधर वाला जो एरिया है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, आपको होगी उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। और जो सामने की तरफ आपको जो दिखाई दे रही है ये वाला जो फलक उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, उसकी डायरेक्शन होगी आपकी तरफ आती हुई, जो अपना जो स्क्रीन दिख रही है स्क्रीन पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। और जो पीछे की तरफ का जो ये एरिया है ये वाला जो दिख रहा है ना उसकी कौन सी होगी, इस स्क्रीन पर इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर आप समझ गए होंगे।
तो दोस्तों हमारा यहाँ जो डी ए है उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी? तो देखिए हमारा जो आर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है ये वाली, हमारा जो डी एस है उसकी डायरेक्शन है ये वाली। तो जब आर वेक्टर क्रॉस डी एस वेक्टर आप करोगे तो हमारा जो डी ए है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? पर सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमारा जो डी ए है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1/2 और साथ में आ जाएगा आपका आर वेक्टर क्रॉस डी एस वेक्टर के बराबर। ठीक है, अब डी एस की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे। क्या है डी एस की वैल्यू? तो डी एस की वैल्यू है अपनी 1/2 और साथ में आ जाएगा आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर एंड डी टी के बराबर। अब दोस्तों जरा देखिए हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर है? आर क्रॉस पी के बराबर है ना। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? एल वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर, और इसको भी आगे लिखेंगे हम एल वेक्टर बाई एम इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के बराबर। अगर ये वाली वैल्यू है हम उठाकर अगर इसमें रख दें तो हमारे पास में डी ए बाई डी टी है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1/2 और साथ में अपना आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एल वेक्टर बाई एम के बराबर। यानी कि फाइनली अपने पास में आ गया डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू एल बाई 2m के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर डी ए बाई डी टी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा एरियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि कोई भी प्लेनेट है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी जो एरियल वेलोसिटी यानी कि डी ए बाई डी टी है वो किसके बराबर होगी? एल बाई 2m होगी। यानी कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है और उस प्लेनेट का जो मास है उसके फॉर्म के अंदर अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पर, कोई भी प्लेनेट है वो किसी सन के अबाउट अगर चक्कर काट रहा है तो वहाँ पर हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है यानी कि एल है उसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है ना। उस प्लेनेट का जो मास है वो भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो एरियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? कांस्टेंट ही आ रही है। तो यानी कि कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड चक्कर काट रहा है तो उसकी जो एरियल वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और यही तो हमें केपलर का जो सेकंड लॉ है वो हमें बताता है। और दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं हमसे? हमसे पूछा जा सकता है कि कोई भी एक प्लेनेट है जिसका मास m है, जब ये प्लेनेट सन से दूर है यानी कि किसी r1 दूरी पर है, उस समय उसकी जो वेलोसिटी है वो हमें दे दी जाएगी v1। ठीक है, जब ये प्लेनेट इस सन के नज़दीक होगा यानी कि सबसे नज़दीक यहीं पर होगा तो उस कंडीशन में इस प्लेनेट है उसकी वेलोसिटी यानी कि जो v2 है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? v2 की वैल्यू किसके बराबर होगी ये हमसे पूछा जा सकता है। तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे? तो हम कहेंगे कि भाई हमारा जो प्लेनेट है जब सन के राउंड चक्कर लगाएगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है? अपना एम वी आर के बराबर होता है ना। तो जरा फर्स्ट कंडीशन में इसका जो एंगुलर मोमेंटम वो किसके बराबर होगा? इसकी जो सेकंड कंडीशन के बराबर। तो फर्स्ट कंडीशन में इसका एंगुलर मोमेंटम अपना आ रहा है एम वी वन आर वन के बराबर, और सेकंड कंडीशन में इसका एंगुलर मोमेंटम अपना आएगा एम वी टू आर टू के बराबर। तो जरा मुझे बताइए वी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी टू अपना बराबर आ जाएगा, वी टू बराबर आएगा अपना, देखिए एम से एम तो कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर अपना वी वन आर वन बाई आर टू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो आप इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। अच्छा, वेलोसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी? तो देखिए जब दूरी ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन के अंदर वेलोसिटी है वो कम होगी। ठीक है, जब दूरी कम होगी तो उस कंडीशन में वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो आप क्या कहेंगे? जब हमारा जो प्लेनेट है सन के नज़दीक होगा उस कंडीशन के अंदर उस प्लेनेट की वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी, जब सन से दूर होगा तो उस कंडीशन के अंदर वेलोसिटी है वो कम होगी। दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग लगा के लिखिएगा केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर का थर्ड लॉ हमें क्या बताता है? हमारा कोई भी प्लेनेट है वो सन के राउंड अगर चक्कर लगा रहा है तो उस प्लेनेट का जो आवर्तकाल है या परिक्रमण काल है तो उस परिक्रमण काल का जो स्केयर है वो समानुपाती होता है हमारा जो सेमी मेजर एक्सिस यानी कि ये जो ए लेंथ है उसके क्यूब की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया अपने पास में। अगर दोस्तों अपने लास्ट क्लासेज आपने देखी है तो वहाँ हमने परिक्रमण काल का एक रिलेशन और अपनों ने निकाला था और उसकी वैल्यू क्या थी? टी स्केयर है वो बराबर होता है अपना 4 पाई स्केयर अपॉन जी एम ई, और साथ में क्या आएगा? आर क्यूब। और आर क्या है? हमारा जो सन है, सन से प्लेनेट की दूरी, यानी किसी समय अगर प्लेनेट है वो यहाँ पर आ जाता है तो सन से उसकी दूरी कितनी है? आर। ठीक है, ये रिजल्ट अपने पास में कैसे आया? तो इसके लिए आप लास्ट वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, उसमें हमने डिटेल में स्टडी किया है। तो दोस्तों केपलर के तीनों नियमों से हमारे पास में तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आए हैं। फर्स्ट क्या है?
केपलर का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें बताता है कि जितने भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ के अंदर चक्कर लगाएंगे और सन है हमारा उसके किसी फोकस पॉइंट पर होगा। सेकंड जो लॉ है वो हमें बताता है हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है जब भी कोई प्लेनेट सन के अराउंड है वो चक्कर लगाएगा। इसके अलावा क्या देखा हमने? हमने देखा कि हमारी जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? L/2m के बराबर। केपलर का जो थर्ड लॉ है वो हमें बताता है टी स्क्वायर है वो समानुपाती होती है ए क्यू की। ठीक है, अब देखते हैं इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो किस तरह के आएंगे और उनको हमें किस तरह से सॉल्व करना है। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एक प्लेनेट दे रखा है। उस प्लेनेट का जो मास है वो है स्मॉल एम। इस प्लेनेट की हमारा जो सन है उससे जो दूरी है वो है आर मैक्सिमम। तब उसकी जो वेलोसिटी हमें दे रखी है वी मिनिमम। ठीक है, जब सन से उसकी दूरी है वो मिनिमम होती है उस कंडीशन में उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे? तो दोस्तों इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है वो लगाएंगे। तो जरा इनको समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारा जो प्लेनेट है उसका मास है स्मॉल एम और हमारा जो सन है उसका मास है कैपिटल एम। किसी समय हमारा जो प्लेनेट है उसकी सन से जो दूरी है वो है आर, जिसकी डायरेक्शन है वो है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, हमारा जो स्मॉल एम मास का जो प्लेनेट है उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं किसी समय वी वेक्टर है और ये वेलोसिटी है हमारा जो आर वेक्टर है उसके साथ एक एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जरा बताइए इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा? तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के बराबर, यानी कि आर वेक्टर क्रॉस एम वी के बराबर, यानी कि हमारा जो आर एम वी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं? हमारा जो एंगुलर मोमेंटम की। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास में आ जाएगा एम वी आर साइन थीटा के बराबर। तो ये तो हमारा हो गया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। तो हम यहाँ अलग अलग पोजीशन के लिए एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल रखेंगे, यानी कि किसी समय अगर प्लेनेट यहाँ पर है तो उसको हम L1 से डिनोट करेंगे, किसी समय अगर हमारा प्लेनेट यहाँ पर है तो इसको हम L2 से डिनोट करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे? सिंपली L1 इक्वल्स टू L2 कर देंगे, क्योंकि हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसके बाद में हम बात करेंगे हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैकेनिकल एनर्जी किससे मिलकर बनी होती है? उस प्लेनेट की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो जरा बताइए उस प्लेनेट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो किसी समय अगर उसकी वेलोसिटी v है तो आप क्या कहेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे और इसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ जी एम एम और दोनों के मध्य की दूरी आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा प्लेनेट है वो किसी समय यहाँ पर होगा तो उस कंडीशन में हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अलग होगी और यहाँ पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, परंतु इनकी मैकेनिकल एनर्जियाँ हैं वो इक्वल होगी, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में जितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी उतनी ही सेकेंड कंडीशन में होगी। ठीक है ना? अब जरा ये दोनों कंजर्वेशन लॉ है ऊपर लगाकर इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो सबसे पहले अगर इस वाली पोजीशन की बात करें तो आर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होगी ये वाली। ठीक है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इसको मैं L1 से डिनोट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? अपना एम वी आर साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ एंगल बताइए कितना बन रहा है? आप कहोगे एंगल बन रहा है अपना 90 डिग्री का, तो यहाँ साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाएगी। और यहाँ पर आर किसके बराबर है? आर मैक्सिमम के बराबर है, तो यहाँ अपना आ जाएगा एम वी आर मैक्सिमम के बराबर। ठीक है, अब जरा बात करें इस वाली कंडीशन के लिए, तो इसको मैं L2 से डिनोट कर देता हूँ और इस L2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? अपना एम वी आर साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर आर कौन सी डायरेक्शन में है? आप कहोगे इस डायरेक्शन में है और एंगल कितना है? आप कहोगे 90 डिग्री का है, तो यहाँ साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर फिर से रखेंगे तो L2 की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी? एम वी और यहाँ पर आर क्या है? मिनिमम है। ठीक है, और वी क्या इक्वल है क्या? वी इक्वल नहीं है, वी कितना है? मिनिमम, और यहाँ पर वी कितना है? मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो हम जानते हैं अपना जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से L1 इक्वल्स टू L2, तो जरा रखिए बराबर, क्या आ जाएगा? एम वी मैक्सिमम आर मिनिमम, ये किसके बराबर हो जाएगा? एम वी मिनिमम एंड आर मैक्सिमम के बराबर। तो देखिए एम से एम तो कैंसल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो वी मैक्सिमम बाई वी मिनिमम ये किसके बराबर हो गया? आर मैक्सिमम बाई आर मिनिमम के बराबर। ठीक है ना? आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? ये हमने फाइंड की थी, कितनी हो जाएगी? देखिए आर मैक्सिमम है यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी और ये किसके बराबर हो जाएगी? अपना
ए प्लस ई ए के बराबर, यानी कि अपना ए 1 प्लस ई के बराबर। देखिए क्वेश्चन में हमें सिर्फ अगर ए दे रखा है तब भी हम ये दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। पीछे बैक करके देख लीजिएगा कैसे सोल्व किया था। और आर मिनिमम है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अपना ए माइनस ई ए के बराबर, यानी कि क्या आ जाएगा ए 1 माइनस ई के बराबर। तो ये वाली वैल्यू रखेंगे तो अपने पास में वी मैक्सिमम बाई वी मिनिमम है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, क्योंकि ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 1। इसके बाद दोस्तों लगाते हैं हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो जरा इस पॉइंट के लिए बताइएगा, हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए, हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, जी एम अपॉन आर, और आर क्या है अपना, आर मैक्सिमम के बराबर, ठीक है। जब इस पॉइंट की बात करेंगे तो उस कंडीशन में हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, इसको मैकेनिकल एनर्जी 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर हो जाएगा हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, और माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, जी एम अपॉन क्या आ जाएगा, आर मिनिमम स्क्वायर, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी है कंजर्वेशन से दोनों को बराबर रखिए, जरा बराबर रखेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, एक तो ये वाली टर्म आ गई और एक अपना ये वाली टर्म आ गई, इन दोनों को हमने रख दिया यहाँ बराबर, ओके। तो अपने पास में क्या आ गया, देखिए जो करता है उसको तो काटते हैं सबसे पहले, तो स्मॉल एम है वो कॉमन लेकर बोथ साइड कट जाएगा, तो यहाँ से स्मॉल एम कैंसिल हुआ। क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या कुछ और सोल्व होगा, तो यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो यहाँ अपने पास में आ जाएगा 2gm और यहाँ पे भी आ जाएगा 2gm, ठीक है। और किस तरह से सोल्व कर सकते हो, देखिए यहाँ पर अपना इक्वेशन 1 है, वहाँ पर देखिए वी मिनिमम की वैल्यू अगर पुट कर दें, यहाँ से वी मिनिमम है वो किसके बराबर है आपका, ये हो जाएगा वी मैक्सिमम और इंटू 1 माइनस ई, साथ में आ जाएगा 1 प्लस ई। ये वैल्यू अगर यहाँ रख दें नीचे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, जरा रखिए, तो इसको रखा तो अपने पास में आ जाएगा वी मैक्सिमम स्क्वायर माइनस ऑफ 2gm अपॉन, देखिए आर मिनिमम है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, ए 1 माइनस ई इक्वल्स टू वी मिनिमम की वैल्यू पुट कीजिए वी मैक्सिमम स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा अपना 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई का स्क्वायर माइनस ऑफ 2gm, और आर मैक्सिमम है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, ए 1 प्लस ई के बराबर। इसको जरा आगे और सोल्व करते हैं, और इस टर्म को ले जाते हैं इधर और इस टर्म को ले जाते हैं इधर, तो अपना पास आ गया वी मैक्सिमम स्क्वायर, इसको कॉमन लेंगे 1 माइनस, अब इसका हो जाएगा 1 माइनस ई एंड 1 प्लस ई इसका स्क्वायर, और साथ में अपने पास में क्या आ जाएगा 2gm अपॉन ए, और साथ में क्या आ जाएगा अपना 1 अपॉन 1 माइनस ई माइनस ओ 1 प्लस ई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जरा आगे और सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर अपना वी मैक्सिमम स्क्वायर ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस ई का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस ई का स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 1 प्लस ई का स्क्वायर, और यहाँ अपने पास में आ जाएगा 2gm अपॉन ई, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ई माइनस ऑफ 1 प्लस ई, और साथ में आ जाएगा 1 माइनस ई एंड 1 प्लस ई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर क्या कट रहा है, यहाँ से आप कहोगे 1 से 1 कटा और ई से ई आपस में ऐड होगा तो क्या आ जाएगा 2e हो जाएगा, तो इसको ख़त्म करके अपने कर देते हैं 2e, ठीक है। इसके अलावा क्या कट रहा है, इधर वाली साइड से 1 प्लस ई है वो इधर वाली साइड से एक कटेगा, ठीक है। तो फाइनली अपने पास में क्या बचेगा, जरा बताइए, वी मैक्सिमम स्क्वायर ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, देखिए इसको भी इधर वाली साइड ले आएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 2gm बाई ए, और साथ में अपने पास में आ जाएगा 2e 1 प्लस ई, और नीचे क्या आ जाएगा अपना 1 माइनस ई मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले ये नीचे वाली ये वाली जो टर्म है उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 1 प्लस ई का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e के बराबर, फिर आया माइनस, अब 1 माइनस ई का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2e के बराबर। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e माइनस ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा 2e। तो देखिए 1 प्लस ई स्क्वायर है, इस 1 प्लस ई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, हो रहा है ना ये टर्म, तो बचेगा क्या अपने पास में 4 ही बचेगा। तो 4 ही बचेगा तो इस सारी टर्म को ख़त्म करके अपने इसकी जगह क्या करेंगे 4e कर देते हैं। तो जरा कीजिएगा 4e क्या आएगा अपने पास में, ये क्या 4e क्या कट रहा है, यहाँ से देखिए 2e और ये 2 आपस में कटेगा इससे 4e के साथ, तो यहाँ से फाइनली वी मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये आ गई अंडर रूट्स ऑफ यहाँ पर gm, साथ में आया 1 प्लस ई, और नीचे क्या आया a, और साथ में अपने आ गया 1 माइनस ई, ठीक है।
अब क्या इसकी हेल्प से हम वी मिनिमम की निकाल सकते हैं वैल्यू? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऊपर इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा अंडर ऑफ जी एम बाई ए, और साथ में आ जाएगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई के बराबर। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कोई कोई एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के सेंटर से आर दूरी पर विषुवत रेखा पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा जो सैटेलाइट है वो इक्वेटर लाइन पर मौजूद है और अर्थ के सेंटर से किसी आर दूरी पर है। ठीक है, तो इक्वेटर लाइन पर स्थित किसी टाउन के ऊपर से वो सैटेलाइट कितने समय बाद वापस गुजरेगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए क्या हमारा अर्थ है वो भी रोटेशन करता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल करता है, अर्थ अपने सेंटर में से पास होने वाले किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन करता है। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन कौन सी है? तो देखिए डायरेक्शन समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये है हमारी अर्थ। और आप क्या देखते हो कि जो सन है वो आपको पूर्व दिशा में दिखाई देता है और पश्चिम दिशा के अंदर अस्त होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि पूर्व में तो सूर्योदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो निश्चित तौर पर हमारी जो अर्थ है वो किस डायरेक्शन में रोटेशन कर रही है? जिस डायरेक्शन में आपको सन रोटेट होते हुए दिखाई दे रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अर्थ हमारी रोटेट कर रही है पश्चिम से, यानी कि वेस्ट से अपना पूर्व दिशा की ओर, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन की ओर। ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूँ हमारा वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन है ये वाली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि हमारा जो सैटेलाइट है वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि जो सैटेलाइट है मान लेते हैं ये आपका सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? आपका पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेशन हो रहा है। और जरा मुझे बताओ हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर कितने समय के अंदर एक चक्कर पूरा लगाती है? तो आप कहेंगे हमारा जो अर्थ है उसका जो टाइम पीरियड है वो है अपना 24 घंटे के बराबर, है ना? दोस्तों यहाँ पर हमारा जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में रोटेशन कर रही है, जबकि हमारा जो सैटेलाइट है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में रोटेशन कर रहा है। तो मान लेते हैं इनकी जो वेलोसिटियाँ हैं वो क्या है? अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी उसको मैं ओमेगा ई से डिनोट करता हूँ, जबकि हमारा जो सैटेलाइट है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा एस। ठीक है, और किसी समय टी इक्वल्स टू 0 पर वो एरिया है बिल्कुल सैटेलाइट के नीचे है। ठीक है, अब किसी समय टी पर क्या होगा? टी पर हमारा जो अर्थ है उस पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ई की वजह से अर्थ क्या रोटेशन करके वो एरिया आगे की तरफ आ जाएगा, यानी कि इस नई डायरेक्शन के ऊपर आ जाएगा, जबकि हमारा जो सैटेलाइट है वो भी अपनी इनिशियल पोजीशन से मोशन करते हुए यहाँ आ जाएगा। तो एक समय टी ऐसा आएगा जब वो हमारा एरिया और सैटेलाइट फिर से एक दूसरे की सीध में आ जाएंगे ना। तो जरा मुझे बताओ कि हमारा जो अर्थ है उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना लिया? तो अर्थ ने अपनी इनिशियल पोजीशन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया अपना थीटा। ठीक है, और जो हमारा सैटेलाइट है उसने अपना इनिशियल कंडीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट लिया? तो जरा वो बताओ। तो इनिशियल कंडीशन से हमारा जो सैटेलाइट ने डिस्प्लेसमेंट लिया वो है अपना 2 पाई माइनस थीटा के बराबर। तो जरा इनकी एंगुलर वेलोसिटियाँ बताइए क्या है? तो देखिए अर्थ के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ई है वो किसके बराबर होगा? देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? थीटा, और टाइम कितना लग रहा है? टी। जबकि हमारा सैटेलाइट के लिए क्या होगा? ओमेगा एस इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा बाई टी के बराबर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा जो अर्थ की वेलोसिटी और जो सैटेलाइट की वेलोसिटी, इन दोनों वेलोसिटियों के कारण ही तो ये टोटल एक राउंड पूरा लग रहा है ना। तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो ओमेगा ई प्लस जो ओमेगा एस है वो किसके बराबर होगा? हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? 2 पाई। ठीक है, और जो टोटल समय लग रहा है टी उसके बराबर, है ना यहाँ पर। तो जरा मुझे यहाँ लगने वाला जो टी समय है वो किसके बराबर होगा? आप कहेंगे 2 पाई इक्वल्स टू ओमेगा ई प्लस ओमेगा एस के बराबर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पास में रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी हमारा जो सैटेलाइट और अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है वो दी गई है? आप कहेंगे नहीं दी गई, नहीं दी गई ना। तो यहाँ ओमेगा ई और ओमेगा एस को तो हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो जरा बताओ ओमेगा ई की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए हमारा जो अर्थ है वो एक चक्कर कितने समय में पूरा लग करती है? आप कहोगे 24 घंटों में करती है ना। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट कितना है? आप कहेंगे 2 पाई है, और जो लगने वाला समय कितना है उसको मैं एक बार टी ई से डिनोट कर देता हूँ, और टी ई की वैल्यू किसके बराबर है? आप कहोगे 24 घंटे के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बात करते हैं हमारे इस सैटेलाइट के लिए। तो सैटेलाइट के लिए सैटेलाइट अगर 2 पाई डिस्प्लेसमेंट ले रहा है एंगुलर, तो समय कितना लग रहा है? मान लेते हैं टी एस समय लग रहा है। तो जरा डब्ल्यू ई और डब्ल्यू एस की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो अपने पास में टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी हमारे पास में आ जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई बाई टी ई प्लस आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी एस। तो देखिए ऊपर नीचे 2 पाई कैंसिल हो रहा है,
तो यहाँ जो टी की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगा, टी ई डॉट टी एस अपॉन क्या आ जाएगा, टी ई प्लस टी एस। इस फॉर्मूले को आप अलग से अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। इस फॉर्मूले को हम कहाँ यूज करेंगे, इसको मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लेते हैं आपको कोई भी दो प्लेनेट दे रखे हैं। एक प्लेनेट है जिसका आपको परिक्रमण काल या आवर्तकाल दे दिया जाएगा, जैसे टी वन इक्वल्स टू 48 और दे दिया। एक दूसरा प्लेनेट जो इसका चक्कर लगा रहा है, ठीक है, चक्कर लगा रहा है, तो उसका परिक्रमण काल आपको दे दिया जैसे 72 घंटे दे दिया। तो और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन दोनों प्लेनेट का ऊपर कोई भी एक पॉइंट है वो एक दूसरे की सीध में कितने समय के बाद में आएंगे। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली वहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा, टी इक्वल्स टू टी वन डॉट टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू। तो इतने समय के बाद वो एक दूसरे की सीध में आएंगे, ठीक है। परंतु इस क्वेश्चन में हमारे पास में टी ई की वैल्यू क्या है, 24 घंटे है। टी एस की वैल्यू क्या है, तो देखिए लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कोई भी प्लेनेट है वो अर्थ के अराउंड अगर चक्कर लगा रहा है किसी आर दूरी के ऊपर, तो उसका जो आवर्तकाल है या परिक्रमण काल है वो किसके बराबर होता है, टी एस इक्वल्स टू अपना आता है 2 पाई आर की पावर 3/2 अपॉन एन रूट्स ऑफ जी एम ई, ठीक है, जहाँ एम ई क्या है, अर्थ का मास है। तो यहाँ टी ई और टी एस की वैल्यू आप रखोगे तो यहाँ पर कितने समय बाद वो वापस एक दूसरे के सीध में आएंगे, वो वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।